दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है सलाम। इस कहानी के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद के अंतर्गत जो छुआछूत की प्रथा है और उससे जुड़ी तमाम बातें उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो हम देखते हैं इस कहानी के द्वारा किस प्रकार वाल्मीकि जी ये बताते हैं कि कैसे ये जो जाति व्यवस्था है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, समाज को वो किस तरह से पिछड़ेपन की ओर ले जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। देखिए, 2 मित्र हैं, हरीश और कमल उपाध्याय। तो ये 2 मुख्य चरित्र हैं इस कहानी के। तो हरीश एक दलित युवक है और कमल एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती है। हरीश की शादी हो रही है और शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए हैं। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे और कमल उपाध्याय जो है ब्राह्मण है, लेकिन वो भी अपने मित्र हरीश के साथ बारातियों के साथ मिलजुल कर शादी की सारी तैयारियां कर रहा है, मानो वो उनके घर परिवार का ही एक सदस्य हो। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सके। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। अब देखिए, एक स्कूल का बरामदा है जहां बाराती गुड़मुड़ कर सोए हुए थे, मतलब कि उनके रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। गरीब थे, दलित समाज था और उनको क्या था, बरामदे में ही व्यवस्था की गई थी और वो बेचारे पीठ भी नहीं टिका पा रहे थे, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, हरीश और उनका मित्र कमल उपाध्याय। बारात ठहराने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। ये अक्सर होता है। हेडमास्टर जो होगा वो सवर्ण जाति का होगा और उनको मन में ये होगा कि स्कूल को इन दलितों के लिए खोला ना जाए। तो वो क्या है कि ऐन वक्त पर वो गायब हो जाते हैं। ये अक्सर होता है। लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्ता और वाल्व भी खोल लिए थे। अब देखिए, बाराती यहाँ ठहर रहे हैं, दलित जाति के लोग हैं, तो स्कूल में जो व्यवस्था है वो जितना कठिन हो सके इनके लिए उतना कठिन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हैंडपंप का जो स्कूल में जो हैंडपंप था वो उसका हत्ता और वाल्व किसी ने खोल दिया है, यानी कि इनको पानी की व्यवस्था न हो, ऐसा पूरा बंदोबस्त सवर्ण जातियों ने कर लिया है। पीने का पानी का और कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। देखिए, रोशनी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। स्ट्रीट लाइट है, जो सड़क का लैंप पोस्ट है, उसकी हल्की पीली रोशनी थी, बस उतना ही था। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे। तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। अब देखिए, हरीश को भी काफ़ी दिक्कत होती है कि उनका जो मित्र है, जो कमल उपाध्याय है, उसके लिए उसके साथ मित्रता के कारण बारातियों के साथ शामिल हुआ है, लेकिन देखिए व्यवस्था इतनी ख़राब है। अब कमल के लिए दिक्कत होगी, सोने के लिए भी जगह नहीं है, रोशनी नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है। कमल ने मोजे और जूते सहेजते हुए कहा, रात भर की तो बात है,
किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। मतलब ये दोनों शहर में रहते हैं और गांव के बारे में जो पढ़ा है आज उसने देख लिया कि गांव में कितना पिछड़ापन है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या, हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। गांव के लोगों में भी कितना धैर्य है, मतलब कि इतने अभाव में जी लेते हैं, कैसे जी लेते हैं, ये देख कर कमल को आश्चर्य होता है। ऐसा कमल जो खुद सवर्ण जाति का है और जो शहर में पढ़ा लिखा है। बरामदे के किनारे पर दो बुजुर्ग अभी तक जगे थे, रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? अब देखिए, वो लोग सुन रहे थे, पास में जो बाराती थे सभी हरीश के रिश्तेदार थे, एक कमल ही था जो उसका दोस्त था। तो वो पूछते हैं कि बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई, मतलब कि बिरादरी क्या है जानना चाहते थे। ताऊ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। अब हरीश को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके रिश्तेदार उसके मित्र कमल से उसकी बिरादरी जात के बारे में पूछे। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। अब देखिए, वो भी जो कुछ अंग्रेजी जानता था झाड़ने लगा। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या? ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना, मैं ब्राह्मण हूँ, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब देखिए, कमल ने इसका उत्तर दिया, आप और कुछ जानना चाहते तो पूछिए, देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? अब देखिए, कमल सोने की कोशिश करता है लेकिन बीच में ही बोलता है कि सुबह क्या होगा। हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी, चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसा ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। अब कमल क्या है, उसकी आदत क्या थी, वो ब्राह्मण है, उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी और माँ की जो पूजा पाठ और खटर पटर की आवाज़ से वो भी उठ जाता था। अब उसकी भी आदत बन गई थी सुबह 5 बजे उठने की, और सुबह ही उसे चाय पीने की भी आदत थी, और अगर सुबह उसे चाय न मिली तो उसका सिर एकदम से भारी भारी हो जाता था। तो आज जब वो स्कूल के बरामदे में गुड़ मुड़ कर सो रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, तब वो अपने मित्र से अगले दिन सुबह के बारे में पूछता है कि अगले दिन सुबह मुझे चाय कहाँ से मिलेगी। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहीं मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। अरे यहाँ कैसे मिलेगी सुबह सुबह चाय? बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहाँ से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। अब इनकी बातें, हरीश और उसके मित्र कमल की बातें कौन सुन रहा था? पास पड़ा हुआ बुजुर्ग सुन रहा था। तो उसने उत्तर दिया कि देखिए, गांव के पास ही गली जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक सड़क है और वहाँ एक दुकान है, वहाँ आपको सुबह चाय मिल जाएगी। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे।
रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब कमल सुबह सुबह उठ गया और देखा कि एकदम सुनसान था रोड। खंडजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्परनुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियाँ रखी थी। अब देखिए, दुकान मिल गई, वहाँ पान, बीड़ी, जर्दा सभी था और वहाँ पे भट्टी भी था, मतलब आग लगाने का बंदोबस्त था, चाय बनाने की बंदोबस्त दिख रही थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसैलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। देखिए, अक्सर जो गांव में होता है, चाय की दुकान जो सीन होती है वही था। एक कैलेंडर था, एक फिल्म एक्ट्रेस की, अधनंगी सी फिल्म एक्ट्रेस की एक कैलेंडर टंगा हुआ था। सभी जगह मैल था, कसैलापन था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्किट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। मक्खियाँ थी, उतना हाइजीनिक नहीं था, देखने में क्लीन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कमल को मजबूरी थी, उसे सुबह चाय पीने की आदत जो थी। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतारकर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। अब देखिए, बूढ़ा जो है सुबह उठा ही था, दुकान खोला ही था, तो उसने कहा मिलेगी चाय, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जेहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती। तो अब उसको अचानक माँ की याद आ गई, कैसे श्लोक दोहराते दोहराते वो चाय बनाती थी। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। अब देखिए, चाय वाला थोड़ी बातचीत शुरू करता है कि तुम इस गांव के नहीं दिख रहे हो, कहाँ से हो? तो वो कहता है कि मैं देहरादून से हूँ। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। अब कमल कहता है, हाँ, मैं भी उन्हीं बारातियों के साथ देहरादून से आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गाली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। अब जब चाय वाले को पता चला कि ये चूहड़ों की ओर से है, उन बारातियों में से एक है, तो उसके हाव भाव बदल गए। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब जैसे ही दुकान वाले को पता चला कि कमल जो है वो चूहड़ों से है, तो उसने क्या किया, चाय बनाना ही शुरू नहीं किया। वो कुछ और करता रहा, बस यूं ही टाइम वेस्ट करता रहा। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई है।
एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो। चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया, तुझे यहाँ चाय न मिलने की। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था और अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तन कर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कोलों पर टिका कर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यूँ पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय न मिलती, कहीं और जाके पियो। अब देखिए वो एकदम से व्यक्त कर देता है कि अगर तेरे पास पैसा है तो अपने पास रख, और ये जो पैसे की आन बान है वो शहर में जाके दिखा। मेरी दुकान में तुम जैसे चूहड़ों चमारों को चाय नहीं मिलेगी। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्नेय नेत्रों से घूरा। आवाज़ में सख्ती भरकर बोला, चूहड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? अब कमल को इतना गुस्सा आया, क्योंकि चाय वाला पहले तो चाय बनाने वाला था, भट्टी भी गर्म हो गई। अब जैसे ही उसे पता चला कि वो बारातियों के साथ से आया है, उनके रिश्तेदार है, तो वो एकदम से अपना तेवर बदलने लगा। कहने लगा कि उसकी दुकान में चूहड़ों चमारों को चाय नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो वो जाके शहर में दिखाना, यहाँ उसका रौब मत छाड़ना। चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? अब कमल को इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो है तो ब्राह्मण। अब उसे इतना गुस्सा आया कि ब्राह्मण होते हुए उसे इस प्रकार से एक आदमी कह रहा है। तो वो पूछने लगा, तुम्हारी जात क्या है? चाय वाले से पूछने लगा। चाय वाला भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। अब चाय वाला देखो वो भी ऊंची जाति का होगा, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं होगा। तो अब उसे गुस्सा आने लगा, अरे चूड़े चमार मुझसे मेरी जाति पूछ रहा है? हाँ, कलयुग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होंगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा। अब कमल को भी एकदम गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो मैं अपनी जात बताता हूँ, तुम अपनी मत बताना। मेरा नाम क्या है? कमल उपाध्याय। और उपाध्याय उपनाम से तो आप समझ ही गए होंगे, और उपाध्याय टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ। चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। हाँ हाँ, ये क्या बात हुई? चूहड़ों के बारात में ब्राह्मण आएगा? क्या मुझे उल्लू बना रहा है? शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूँ कि किस जात का है। चाय वाले ने शेखी बगारी। अब चाय वाला कहता है, देखिए तू अपनी जात शहर में जाकर छिपाना, शहर वालों को उल्लू बनाना, मैं तो देखकर ही पहचान जाता हूँ आदमी को। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था। आवाज़ का तेवर चढ़ने लगा। चाय वाला एकदम बूढ़ा आदमी था और वो अपना तेवर बढ़ने लगा, वो आवाज़ ज़ोर करने लगा, क्योंकि चाय वाला जानता था कि जो भी गांव वाले वहाँ इकट्ठे होंगे सभी उसे जानते हैं, अब सभी उसी के पक्ष में बात करेंगे। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चच्चा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है, जुम्मन चूहड़े का बाराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो यो बामन है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी न चाय चूहड़ों चमारों को, कहीं और ढूंढ ले जाके।
चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। अब देखो चाय वाला पूरे गांव वालों को जो इकट्ठे हो गए थे उनसे कहता है, खास करके रामपाल से वो कहता है कि देखो ये जो चूहड़ा है जात छिपाकर मेरी दुकान में चाय पीने आया है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है। अब ये अगर ब्राह्मण है सच्ची में तो ये इन चमारों के यहाँ क्या मूत पीने आया है? तो कितनी बड़ी गाली दे रहा है। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। ये जो रामपाल था वो दुबला पतला सा तो था दिखने में, लेकिन पूरे गांव में उसकी चलती थी। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ सहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बोल, गांड में डंडा डाल के उलट दूंगा। जाके जुम्मन चूड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सींग लिकड़ आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो हमारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। अब देखिए उसे इतना गुस्सा आया रामपाल को, क्योंकि कमल जो है वो मामले को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ बोलना चाहता था और उसने भाइयों ही कहा, इतना बस कहा कि रामपाल एकदम बिगड़ कर बोलने लगा कि हम क्या तेरे भाई लगते हैं? मतलब कि तू तो चमार है भाई, हम कैसे तेरे भाई हुए? और वो अगर तू और ज़बान संभाल कर बोलेगा नहीं तो तेरे गांड में डंडा डाल के उलट दूंगा। देखो कितनी बुरी बात कहता है। और इतना ही नहीं, जो जुम्मन चूड़ा है वो भी, उसके भी सींग निकल आए हैं। उसकी जो लड़की है उसे वो शहर ब्याह रहा है। देखिए गांव में ही ब्याहता तो हमारे जैसे कुछ जवान को कुछ फ़ायदा भी होता। अब देखिए वो भी थोड़ा स्टाइल ज़्यादा कर रहा है, शहर में अपनी लड़की को ब्याह रहा है। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अब कमल एकदम से अकेला पड़ गया था। उसने देखा सभी गांव वाले, अब देखिए सुबह होते होते सभी इकट्ठे हो रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता वह एक ही तर्क दोहरा देता था, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो। अब देखिए ये दोनों दोस्त थे, हरीश और कमल। और हरीश जब कभी दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात अपने मित्र कमल से कहता था तो कमल उस पर विश्वास ही नहीं करता था, क्योंकि वो शहर में बड़ा हुआ है, उसे कभी नहीं लगा कि ऐसे होता भी होगा। तो जब कभी हरीश इस प्रकार की बातें कहता तो कमल क्या कहता, तुम अपने मन से हीन भावना निकाल दो। देखिए तुम्हारे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तुम कृपा करके उसे निकाल दो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, तुम लोग अब भी वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। अब कमल बेचारा छोटा लड़का था, वो ज़्यादा जानता भी नहीं था कि समाज में क्या क्या हो रहा है, गांव में क्या क्या होता है दलितों के साथ। तो वो क्या कहता है कि तुम अपने मन से हीन भावना निकालो, उगते सूरज की रोशनी को देखो, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख कर जीवन में आगे बढ़ो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, आप लोग अभी जात पात की बात करते फिर रहे हो। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। लेकिन अब जब उसे खुद इस बात का पता चला तब वो हरीश की बातें याद करता है। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? अब कमल उन गांव वालों से पूछते हैं, भाई तुम्हारी गांव की बेटी है, उसके बारे में तुम ऐसी बातें करते हो? कमल आगे कुछ और बोलता,
उससे पहले ही रामपाल अपने वजूद से ज़्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। अब देखिए रामपाल को इतना गुस्सा आया, वो कहने लगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना क्या होगा, जो लौंडिया है जिसकी शादी हो रही है वो भी शहर नहीं जा पाएगी। और वो कमल को धक्का देकर बाहर निकालता है उस चाय की दुकान से। कमल कोई बावेला खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नज़ाकत भांप कर चुप रहना ही ठीक लगा। अब कमल अपने मित्र के बारे में सोचने लगा कि अगर उसके कारण कुछ गड़बड़ी हो गई तो शायद हरीश की शादी में कुछ रुकावट बाधा पड़ जाएगी। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। अब सभी कमल को चिढ़ाने लगे। सभी क्या सोचते हैं कि ये खुद तो चूड़ा है, चमार है, लेकिन अपने आप को ऊंची जाति का ब्राह्मण कह रहा है। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, माने कि एक ज्वालामुखी की तरह उसके अंदर कुछ ज्वार उठ रहे थे। एकदम आग बबूला हो गया था, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। अब हरीश देखो सुबह सुबह अपने मित्र को एकदम उतरे हुए चेहरे में वहाँ से आते हुए देखता है। कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतज़ाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है। अब कमल इन बातों को हरीश से छुपाता है, क्योंकि बेकार में हरीश की मूड भी खराब हो जाएगी। उसकी तो शादी है, इसलिए कमल जो कुछ उसके साथ हुआ चाय वाले की दुकान पर, जो कुछ गालियाँ उसने सुनी, उसके बारे में वो हरीश से कुछ नहीं कहता। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। अब देखिए कमल के स्मृति पटल में 15 साल पहले एक घटना जो हुई थी वो अचानक उसे याद आती है, और उस याद में ही, उस स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज़ कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलवाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अब देखिए 15 साल पहले जब ये दोनों छोटे थे, हरीश और कमल स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बार वो अपने मित्र हरीश को अपने घर ले गया, और वहीं क्या है, उसकी माँ उन्हें खाने के लिए कुछ देती है, और बीच में ही उसकी माँ पूछती है, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। अब हरीश छोटा सा बालक था, वो क्या जानता था, उसने सच कह दिया कि मेरे पापा जो हैं वो कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं नगर पालिका में, म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन में सफाई का काम करते हैं। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई थी। कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। वो अपनी बेटे को मारती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। देखो वो भी गाली देती है। अब जो ब्राह्मण है वो स्त्री नहीं चाहती कि उसका बेटा जो कमल ऐसे बच्चों से दोस्ती करे जो नीची जाति के हैं, और उसे थप्पड़ देकर डांटती है। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिशोध ही कर सका। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया। छोटा बच्चा था कमल, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि इसमें क्या गलती है।
एक अच्छा सा तो लड़का है हरीश। माँ ने हरीश को भी ढेर सारी गालियां देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच कोई फासला है। तब बच्चा समझ गया था कि कमल और उसके बीच बड़ा फासला है, तभी तो कमल की माँ इतनी गुस्सा हो रही है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से भी कहीं ज़्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचें डाल दी थी। देखो 15 साल पहले की जो बात है वो कमल याद करता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके दोस्त की बेइज्जती की थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था, गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? देखो वो उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। मेरा दोस्त था हरीश और मेरा सबसे प्रिय दोस्त था, माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ सारे घर में गंगाजल छिड़क कर घर को पवित्र कर रही है। क्या मेरे दोस्त के घर आने से ही हमारा घर अपवित्र हो गया? इस प्रकार के कई शंकाएं उस बाल मन में उठने लगी। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दांव उसे मनाने में हार गए थे। बेटे इनके संस्कार गलत हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सब से भिन्न थे। माँ क्या कहती है, ये छोटे जाति के लोग हैं, इनके साथ उठने बैठने से क्या होता है, हमारे विचार भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन कमल को लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हरीश एकदम अच्छा लड़का है। माँ के तर्कों से जब वह ऊबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ ही लिया, तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो, फिर कैसे जानती हो वे बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। अब जब ये कमल माँ से इस प्रकार तर्क वितर्क करता है तो उसके हाव भाव देखकर माँ को लगता है कि वो गुस्सा नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो जिससे लगता है कि वो काफ़ी परिपक्व होकर बात कर रहा है, मानो धीरे धीरे बर्फ की तरह वो पिघल रहा है जो उसकी पकड़ से बाहर है। माँ नहीं समझ पा रही थी। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। अब देखिए माँ ने भी एक समझौता कर लिया था। माँ समझ गई थी कि बेटा मानने वाला नहीं है, वो अपने मित्र हरीश को घर लाएगा। तो उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ले आओ घर, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए अलग बर्तन रख दूंगी। और तब से आज तक ये उनके घर में चलता है कि हरीश जब आता है तो उसके लिए अलग बर्तन में भोजन दिया जाता है और ये हरीश जानता नहीं। ये एक सीक्रेट है, ये रहस्य कमल अपने मन में दबा कर रखता है, अपने मित्र से नहीं कहता कि जब तुम मेरे घर आते हो तो मेरी माँ तुम्हें दूसरे बर्तन में परोसती है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए, लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिरदर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतज़ाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे।
काफ़ी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल्लम-पो अलग थी, बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़गुड़ में अपने ज़माने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। अब देखिए वहाँ ऐसी तैयारियां हो रही थी, मतलब कि खाना बन रहा था। अब वक्त था दूल्हे का सलाम रस्म अदा करने का। वो क्या था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके घर के सामने जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर ये इसे सलाम करना होता है। तो इससे क्या होता है, आदमी का आत्माभिमान नष्ट हो जाता है। मतलब कि जो जिसे जानता भी ना हो उसके द्वार पर जाकर सलाम करना, और बदले में वो कुछ तोहफे भी देते थे। एक ऐसा रस्म था जो दूल्हे के अंदर उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन में ही हीनता बोध डाल देती है। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। अब कमल समझ गया था कि कुछ है जो चहल पहल है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कि कुछ टेंशन है, कुछ तनाव है, लेकिन हरीश के पिताजी कमल से खुलकर नहीं कह रहे थे। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। तो हरीश का जो ससुर है उसका नाम है जुम्मन। वो ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी था। परिवार गांव में रहता था, पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। अब ये जो नीची जाति का था जुम्मन, हरीश का जो ससुर है, वो ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी था। तो उसमें थोड़ी सी समझ थी, उसने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, और उसकी बेटी इसी कारण गांव की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिख रही थी। मतलब कि पढ़ी लिखी लड़की है तो उसके तौर तरीके नेचुरली अलग ही होंगे, और वो भी शहर में अगर रहती हो तो शहर की जो आबो हवा है उसमें पड़ ही जाता है। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। जो रांगड़ जाति के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, तो गांव में एक नियम था कि जो दूल्हा है वो सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाए। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। अब हरीश के पिताजी भी उच्च विचार वाले थे, विचारधारा उनकी अलग थी। तो वो चाहते थे कि इस प्रकार की जो गंदे गंदे रस्म हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, वक्त आ गया है। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। सभी उन्हें समझा रहे थे, भाई अगर सलाम पर नहीं जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो न छोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। अब जल में रह रहे हैं तो मगरमच्छ से दुश्मनी कैसे की जा सकती है? वो तो बड़े बड़े लोग हैं, सलाम पर तो तुम्हें जाना ही होगा। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। अब देखिए उनके लालच भी है, लालच भी रहता है कि देखो अगर तुम सलाम के लिए जाओगे तो इसी बहाने तुम्हें कपड़ा लत्ता बर्तन वगैरह मिलेगा भी, गिफ्ट भी मिलेंगे। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन, मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। देखिए ये सब मेरे लिए अपरिचित है, मैं इनके सामने सलाम के नाम पर नहीं जाऊँ। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। जब भी हरीश ये देखता था ना कि कोई दूल्हा जो नीची जाति का है, जो दूसरों के घर के सामने यूं ही गाता बजाता हुआ सलाम करने जाता है,
तो उसे ऐसा गुस्सा आता था, उसे लगता था मानो स्वाभिमान को एकदम तोड़कर बिखेरा गया हो। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। अब जुम्मन कहने लगा, जुम्मन कौन है? जो लड़की के पिता हैं। कहते हैं भाई हमें तो गांव में रहना है, देखिए हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ऐसा करो तुम जाओ, सलाम सलाम के लिए जाओ। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। अब हरीश एकदम स्पष्ट कहता है कि ये जो है रस्म, इसे बंद होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि ये आत्मविश्वास तोड़ने के लिए बनाया गया एक रिवाज है। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। अब देखिए कमल को कोई बता ही नहीं रहा था। वो इतने ज़ोर शोर से अपने मित्र की शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन कोई उसे अपना नहीं समझ रहा था। अचानक प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक। लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था, क्योंकि था तो वो ब्राह्मण, तो इसलिए हरीश के परिवार वाले उससे ये सब बातें कहने से हिचक रहे थे। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, आप वहाँ बैठो, सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो। जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। देखिए वो खुलकर नहीं कहते, वो कहते हैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ बेटा, हम सब निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। कौन सी बात फैल गई? कि ये जो दूल्हा है, जो देहरादून से शहर से आया है, वो सलाम के लिए नहीं निकल रहा है। जुम्बन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हों। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थी। रांगड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। रांगड़ ये समझने लगे थे कि अगर ये शहरी लड़का इस प्रकार रस्मों को तोड़ देता है तो दूसरे गांव के जो बाकी चूहड़ हैं उनमें भी ये हो जाएगा कि वो भी अब सलाम के लिए नहीं आएंगे। तो सभी इकट्ठे होने लगे। बल्लू रांगड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जांच छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती, लोग सुनते और मजा लेते। अब ये जो रामपाल है, वो सुबह की घटना जो चाय की दुकान पर हुई थी कमल के साथ, वो बड़ा चढ़ाकर नमक मिर्च डालकर बोल रहा था सभी से, और सभी उसका मजा ले रहे थे। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। बल्लू रांगड़ घर आया और आते ही जुम्मन के घर में आया और आते ही मेहमानों के सामने घरवाली को फटकारने लगा। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ जा। वो आके इन्फॉर्म करता है, भाई हमारी घर की बहू बेटियां इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी से कह दे अपने दामाद से कि वो दुल्हन को लेकर आए। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतार कर बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत न जाने है। अब जुम्मन बेचारा अपने सिर पर लपटा कपड़ा उतार कर बल्लू के पाँव पर रख देता है। मतलब कि अपनी पूरी इज्जत, जब पगड़ी उतार कर नीचे रख देते हैं तो पूरी इज्जत दूसरों के पैर में रख देता है और कहता है लड़का जो है शहर में पढ़ा लिखा है, गांव देहात की रीति रिवाज नहीं जानता। तभी तो कहूँ जातकों को स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बारिस्टर बनना है, ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे।
यूं न घर के रहेंगे न घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करा दी। क्या ज़रूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। अब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। अब देखिए बल्लू क्या क्या कहता है, उसके मन में जो जो बातें थी सब इस अवसर पर कह डालता है। तू अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहा था भाई जुम्मन? पढ़ा कर क्या क्या वो बैरिस्टर बन गई? वो पढ़ा कर क्या होता है, ये नखरे दिखाने लगते हैं। अब देखिए तुम्हारा दूल्हा भी पढ़ा लिखा है, वो भी नखरे दिखा रहा है। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो। मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा। बस करके बेटी को विदा हो जान दो। मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। अब देखिए वो अपनी पूरी इज्जत उस बल्लू रांगड़ के पाँव रख देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पाँव में मैं अपने चाहे नाक रगड़ने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे कहे सब कुछ कहने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को विदा हो जाने दो। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी भी हंस ना बन सके है। शहर वालों को कह दो देखो कौवा कितना ही नहा ले हंस नहीं बन पाएगा। मतलब कि तुम लोग नीची जाति के हो, तुम जितना ही पढ़ लिख लो ऊंची जाति के नहीं बन जाओगे। ये जो जाति है वो जन्मजात होती है और मृत्यु तक तुम्हारे साथ लगी रहेगी, तुम्हारे बच्चों पर, उनके बच्चों पर, पूरी ये जात तो एकदम, ये जो जाति जो है चिपकी रहती है आदमी से। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था वह? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाएं। बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रौला कर सकते हैं। मतलब कि अब उन्हें डर था कि कहीं रांगड़ एक साथ मिलकर हमला ना कर दे तो बेटी की विदाई नहीं हो पाएगी, इसलिए सभी रस्में जल्दी जल्दी पूरा करने को स्त्रियों से कहते हैं। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। अब देखिए एकदम से सन्नाटा हो गया। बारातियों के बीच इतनी देर तो चहल पहल थी, लेकिन अचानक से सन्नाटा छा गया। लेकिन हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के सूरज चमक रहे थे। मतलब कि उसे अच्छा लग रहा था कि उसने सलाम का जो ये रिवाज है वो निभा नहीं रहा था, तो अच्छा किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अब देखिए जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया जा रहा था और कमल और हरीश भी खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। और सामने दीवार की ओर मुंह करके कौन खड़ा था? एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक करे हैं। चूहड़ों के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले है। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा। अब देखिए उस बाप और बेटे में कुछ चल रहा था। बेटा 10-12 साल का लड़का था, उसका नाम दीपू था। वो खाना नहीं खा रहा था, तो उसका बाप क्या था, मीट और नान को लेकर उसके पास आता है और गुस्से में कहता है कि ये लौंडा तो बहुत दिक करता है, चूड़ों के घर में पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मणों जैसी बात कर रहा है। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले, ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाना, इसे खाए मेरा मूत, लड़के ने ऐंठते हुए कहा। अब लड़का भी गाली देता है, 10-12 साल का लड़का है, जिद कर रहा है कि वो नहीं खाएगा। पर क्यों, क्या हुआ है इसमें? बूढ़े ने तल्खी से कहा। अब बूढ़े को गुस्सा आता है, गुस्से में पूछता है कि क्यों नहीं खा रहा है नान और मीट। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। देखिए ये
जो बात है जाति धर्म की जो भावना है छोटे से बच्चे में भी है, ये खुद नीची जाति का है, अब ये मुसलमान को उससे भी नीची और अछूत मान रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरे भारत में ये चलता ही रहता है। तो इस एक कहानी से ही कितनी सारी बातें कह गए ओम प्रकाश जी। एक तरफ कमल उपाध्याय ब्राह्मण के घर में उसकी माँ हरीश को घर ले आने पर डांटती है, दूसरी तरफ कमल उपाध्याय स्वयं ब्राह्मण लेकिन चाय वाले की दुकान में चूड़ों के ओर से समझकर उसे चाय नहीं दिया जाता, उसका इंसल्ट किया जाता है। अब यहाँ देखो ये छोटा सा लड़का 12 साल का लड़का कह रहा है कि वो नान और मीट नहीं खाएगा क्योंकि वो एक मुसलमान ने बनाया है। मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहाँ बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। वो तो हिंदू है, चल कर देख ले। बूढ़ा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, नहीं वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए कितनी बुरी बात है। छोटा सा लड़का, उसकी अक्ल क्या है, वो कहता है कि मुसलमान की बनाई हुई वो नहीं खाएगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी, नहीं नहीं मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगह आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था। कुछ देर पहले तो हरीश के आंखों में सूरज उगाया था, आत्मविश्वास की प्रकाश नजर आ रही थी कि उसने सलाम नामक रस्म को अदा नहीं किया, तो उसे अच्छा लग रहा था, वो अपना आत्माभिमान वापस ले पा रहा था। लेकिन यहाँ देखो उसी के जात का एक लड़का मुसलमान को अपने आप से छोटा कह रहा है, तो उसका सारा जगा हुआ आत्मविश्वास खत्म होने लगा। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। अब कमल और हरीश गहरी सांस लेकर रह जाते हैं कि ये दुनिया नहीं बदलेगी, ये समाज नहीं बदलने वाला। अब किस किस को बदलें, किस किस को समझाएं। इस छोटे से बच्चे का दिमाग देखो, बड़े बूढ़ों का दिमाग देखो, सब तो फिरे हुए हैं। सभी जाति व्यवस्था को ही परम सत्य मानते हैं, छुआछूत को मन में रखते हैं, भेदभाव की भावना मन में रखते हैं। तो ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की काफ़ी अहमियत रखने वाली कहानी सलाम।